बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केटीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 19 नवंबर 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि बिहार में पछुआ हवा के प्रभाव के कारण अब मौसम धीरे धीरे बदलने लगा है। ठंड का असर दिखने लगा है, कई जिलों के तापमान गिर रहे हैं। उत्तर बिहार में ठंड का असर ज्यादा देखा जा रहा है। आज बिहार के उत्तर बिहार के 15 जिलों में घना कुहासा छाया रहेगा। इसको लेकर के मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी कर दिया है। इन 15 जिलों में पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, किशनगंज, सुपौल, अररिया, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया और कटिहार जिला शामिल है। इन जिलों में सुबह के समय और फिर रात के समय अधिक कुहासा छाया रहेगा। इसके साथ ही साथ इन जिलों के तापमान में भी हल्की गिरावट के संकेत हैं। दोस्तों तेजस्वी यादव को अब टक्कर देने के लिए नीतीश कुमार अपने बेटे को लॉन्च करने वाले हैं। जो ये सवाल है और ये कहा जा रहा है, ये फाइनल नहीं है। आपको बता दूं कि बिहार की राजनीति में भयंकर से भयंकर बवाल मचने वाली है। दरअसल बिहार से काफी चौंकाने वाली खबर सामने आई है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने बेटे निषाद कुमार को आगामी 2025 के विधानसभा चुनाव में उतार सकते हैं। इस खबर के सामने आने के बाद से राजनीतिक विश्लेषक ये कयास लगा रहे हैं कि निषाद कुमार नीतीश कुमार की विरासत का स्वाभाविक विस्तार हो सकते हैं। हम आपको जानकारी के लिए बता दूं कि निषाद कुमार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक लौते बेटे हैं और उनके सक्रिय राजनीति में आने की खबर से आरजेडी हैरान है। निषाद कुमार आमतौर पर राजनीतिक कार्यक्रम में नजर नहीं आते हैं। जब पिता नीतीश कुमार के साथ निषाद कुमार को सार्वजनिक तौर पर बहुत कम मौकों पर देखा गया है, लेकिन जब हाल ही में सीएम नीतीश कुमार अपने बेटे निषाद कुमार के साथ हरियाणा गए तो निषाद कुमार के भविष्य को लेकर के चर्चाएं तेज हो गई है। आपको क्या लगता है कि क्या सच में नीतीश कुमार अपने बेटे निषाद कुमार को लॉन्च करने वाले हैं, या नीतीश कुमार जदयू पार्टी का जो भार है वो अपने बेटे के कंधों पर देना चाहते हैं? हाँ या ना, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर अपना राय दीजिए, क्योंकि आपका भी राय काफी अहम है। दोस्तों बिहार के पूर्णिया में एसएससी परीक्षा में हुई गड़बड़ी के सरगना की पहचान नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के नेता रोशन मंडल के रूप में हुई है। जब पूर्णिया पुलिस कटिहार पुलिस के सहयोग से आरोपी रोशन मंडल को गिरफ्तार करने के लिए प्रयास कर रही है। आपको बता दूं कि पुलिस द्वारा एसएससी परीक्षा में गड़बड़ी फैलाने वालों का सरगना माने जाने वाले रोशन की राजनीतिक पृष्ठभूमि है। वे जेडीयू के पूर्व जिला अध्यक्ष भी रहे हैं, साथ ही उनके पैतृक पृष्ठभूमि भी राजनीतिक रही है। इसी बात को लेकर के कटिहार के राजनीतिक गलियारों में चर्चा बनी हुई है। फिलहाल रोशन मंडल फरार चल रहे हैं, जहां उनका मोबाइल भी लगातार स्विच ऑफ है। इस मामले में रोशन मंडल के बड़े भाई दीपक मंडल ने बताया है कि सोशल मीडिया के मार्फत उन्हें पता चला है कि एसएससी परीक्षा में फर्जीवाड़े में भाई रोशन मंडल का नाम नजर आ रहा है। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि पूर्णिया में उनके द्वारा कोचिंग चलवाया जा रहा है। जब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे भाई को राजनीतिक षड्यंत्र में फंसाया जा रहा है। दोस्तों घर वालों की मर्जी के खिलाफ घर से भाग करके नाबालिग प्रेमी जोड़े ने मंदिर में शादी रचा ली है। जहां इस शादी को देखने के लिए ग्रामीणों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। शादी के बाद ग्रामीणों ने दोनों को आशीर्वाद देकर के इस अनोखी शादी के गवाह बने हैं। दरअसल मामला खगड़िया जिले के पसराहा गाँव से जुड़ा हुआ है, जहाँ पर भुवनेश्वर सिंह के पुत्र अभिषेक कुमार और फिर गुंजे सिंह की पुत्र मुस्कान कुमारी के साथ पिछले 3 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। जब इस बात की भनक परिवार वालों को लगी तो फिर युवक पर शादी का दबाव डालने लगे, लेकिन इस शादी के लिए प्रेमी के परिजन तैयार नहीं थे। इसके बावजूद भी घर वालों के खिलाफ जाकर के प्रेमी शादी करने के लिए राजी हो गया और फिर वे गांव के भगवती मंदिर पहुंच गया, जहां पर ग्रामीणों की मौजूदगी में प्रेमी युगल की शादी भगवती मंदिर में कराई गई। जब दोनों ने अपनी मर्जी से शादी किया है। प्रेमी से पति बने अभिषेक कुमार और पत्नी बनी मुस्कान दोनों को फेसबुक पर एक दूसरे से प्यार हुआ था। फेसबुक पर 3 साल तक दोनों लगातार लुका छुपी करते हुए मिलते रहे। जब इस बात की जानकारी परिजनों को लगी तो फिर वो इसका विरोध करने लगे। घर वालों के विरोध के बावजूद भी दोनों ने मंदिर में जाकर के शादी रचा ली है और फिर इस शादी के गवाह गांव वाले बने हैं। अब ये शादी एक लौते चर्चा का विषय बना हुआ है। इतनी कम उम्र में इन दोनों ने शादी कैसे रचा ली, जबकि लड़की की उम्र 18 साल और लड़के की उम्र 21 साल होनी चाहिए, लेकिन इन दोनों की उम्र 14 साल है। दोनों नाबालिग है। यह इसलिए इस शादी की चर्चा इलाके में खूब हो रही है। जब कोई इसे गलत बता रहा है तो फिर कोई इसे सही करार दे रहा है, लेकिन कानूनी रूप से ये शादी उचित नहीं है।
दोस्तों, धान खरीद शुरू होने के एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी बिहार में धान खरीद अभी तक रफ्तार नहीं पकड़ पाई है। चयनित सभी समितियों ने अभी धान खरीद शुरू कर दी है। इसका कारण धान में नमी, कटने में देरी और फिर पैक्स चुनाव है। आपको बता दूं कि बिहार के 19 जिलों में धान खरीद 1 से शुरू है, जब पैक्सों और फिर व्यापार मंडलों को करियर बनाया गया है। इसके लिए अभी तक 4437 समितियों ने निबंधन कराया है। जिन 19 जिलों में धान खरीद शुरू हुई है, वहाँ पर 2757 समितियों को निबंधन किया जा चुका है। यहाँ तक सिर्फ 537 किसानों ने ही 3526 CMT धान बेचा है, यानी कि सभी समितियों ने अभी धान खरीद शुरू नहीं की है। इन समितियों का तर्क है कि लक्ष्य का निर्धारण हुए बिना खरीद रफ्तार नहीं पकड़ पाएगी। सहकारिता विभाग सभी समितियों को सक्रिय करने में लगा हुआ है। जहां दक्षिण बिहार के 19 जिलों में धान खरीद 15 से शुरू होगी। यहाँ पर अभी समितियों के निबंधन यानी कि रजिस्ट्रेशन का काम चल रहा है। बिहार में इस साल धान खरीद का लक्ष्य 45 लाख मीट्रिक टन रखा गया है। दोस्तों, बिहार शिक्षा विभाग ने शिक्षक हस्तांतरण की प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिए हैं। जहां इच्छुक शिक्षक 22 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। शिक्षक हस्तांतरण के लिए एक आवेदन प्रक्रिया की अंतिम तारीख 22 नवंबर निर्धारित की गई है। खबर के अनुसार हस्तांतरण के दौरान शिक्षक अपनी पसंद के विकल्पों को दर्ज करेंगे और फिर इन विकल्पों के आधार पर ट्रांसफर और पोस्टिंग दिसंबर तीसरे या फिर चौथे हफ्ते में की जाएगी। जब विभाग के अनुसार हस्तांतरण प्रक्रिया में वरीयता को प्राथमिकता दी जाएगी। विभाग का कहना है कि हस्तांतरण का निर्णय सॉफ्टवेयर के माध्यम से रैंडम तरीके से किया जाएगा, जिससे कि ट्रांसफर प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे। जहां आवेदन के दौरान शिक्षकों को खाली पड़े पदों की जानकारी दी जाएगी और फिर उनके विकल्प के आधार पर रिक्त पदों का आवंटन किया जाएगा। दोस्तों, पक्षियों की चहचहाट किसे पसंद नहीं है। जैसे ही वे आपस में चहचहाते हैं तो फिर आसपास का क्षेत्र गूंज उठता है। लेकिन जिनके पास ऐसी आवाज नहीं होती है, उन्हें भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जब उनका स्वास्थ्य भी खराब हो जाता है, उन्हें सर्दी गर्मी भी लगती है। जब बारिश के दौरान उन्हें भी चिंता होती है। पर्यावरण का भी उन पर प्रभाव पड़ता है। लेकिन इस तेज तर्रार दुनिया में इन पक्षियों की देखभाल करने वालों की संख्या उंगलियों पर गिनी जा सकती है। जब पटना में NIT क्लब इन पक्षियों की देखभाल करता है, लोग इन्हें शब्दों का भगवान भी कहते हैं। इन क्लब का नाम विज्ञान और पर्यावरण क्लब है। इस क्लब के प्रभारी NIT पटना संकाय के प्रोफेसर अनुराग साहे हैं। जब प्रोफेसर साहे कहते हैं कि इस क्लब को शुरू करने का उद्देश्य समाज और फिर पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी को पूरा करना है। क्लब के सदस्य विक्रम पाटिल कहते हैं कि हमारा ध्यान मुख्य रूप से गौरैया को बचाने पर है, क्योंकि गौरैया तेजी से लुप्त होने वाली पक्षी है। पहले गौरैया बड़ी संख्या में दिखाई देती थी, लेकिन अब गौरैया कम ही दिखाई देती है। हालांकि इसके अलावा हम बगुले, गिद्ध और फिर तोते को बचाने की पहल करते हैं। क्लब के सदस्य गर्मियों में इन सभी जानवरों और फिर पक्षियों को मुसीबत में होने पर बचाते हैं। दोस्तों, पटना के गांधी मैदान में 17 नवंबर को फिल्म पुष्पा 2 के ट्रेलर की जबरदस्त लॉन्चिंग हुई। इसे लेकर के जहां फिल्म को कलाकार और प्रोड्यूसर खुश हैं, वहीं पर बिहार सरकार भी इसे एक बड़ी उपलब्धि मान रही है। यह वजह भी है क्योंकि पहली बार राजधानी पटना में किसी साउथ फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हुआ और वहाँ के 2 बड़े कलाकार समेत पूरी टीम बिहार पहुंची। इसे लेकर के अब JDU MLC नीरज कुमार ने लालू राबड़ी सरकार पर निशाना साधा है। MLC नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव को टारगेट करते हुए कहा कि ये बदलाव का दौर है। पहले 52-43 में ट्विटर बबुआ के माता पिता के राज में क्रांति हुई थी। वे किसी आदमी को पकड़ करके पैसे मांगते थे या फिर उससे पंचायती करवाते थे। लेकिन आज नीतीश कुमार जी के लिए बदलाव का दौर है। जब साउथ के 2 सुपरस्टार पटना की सड़कों पर उतरे और पटना में आए, बदलाव को सभी ने महसूस किया। इस बदलाव में पटना की जनता ने भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। वहीं पर इससे पहले डिप्टी CM विजय सिन्हा ने भी फिल्म के ट्रेलर लॉन्चिंग पर कहा है कि अब तक बिहार में किसी भी फिल्म का ट्रेलर लॉन्च कार्यक्रम इतने बड़े पैमाने पर आयोजित नहीं किया गया था। जब प्रधानमंत्री मोदी और फिर नीतीश कुमार की डबल इंजन की सरकार ने विकसित बिहार, समृद्ध बिहार की ओर एक कदम बढ़ाया है। आपको बता दूं कि पहली बार बिहार आए अपने पसंदीदा सुपरस्टार को देखने के लिए लोग इतने उत्सुक थे कि लाइट के पोल से लटक गए। जहां कोई 30 से 40 फीट ऊंचे लाइट टावरों पर चढ़ करके अपने स्टार्स की एक झलक पाने की कोशिश कर रहा था, तो फिर कई लोग पुलिस के डंडे तक खाने को तैयार थे। साउथ के इन 2 कलाकारों को देखने के लिए लोग इतने बेताब और फिर बेकाबू हो गए कि उनको कंट्रोल करने में पुलिस के भी पसीने छूट गए। दोस्तों, बिहार के भागलपुर में एक महिला को मोबाइल पर बात करते हुए एक युवक से प्यार हो गया और फिर वे अपने पति को छोड़ करके प्रेमी के साथ फरार हो गई, जहां वे 2 बच्चे की मां भी है। आपको बता दूं कि घटना सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के तिलकपुर पंचायत के एक गांव की है। जब मामले में पति ने थाने में आवेदन देकर के प्राथमिकी दर्ज कराई है। महिला का मायका समस्तीपुर जिले के एक गाँव में है। यहाँ पर दोनों बच्चे भी माँ के चले जाने से परेशान है। महिला अपने साथ काफी मात्रा में सोना चांदी के जेवर भी अपने साथ लेकर के फरार हो गई है। जब पुलिस ने उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया है।
जब महिला का पति ज्वेलरी की दुकान का मालिक है और जब पुलिस को दिए गए आवेदन में पति ने बताया है कि शादी के बाद पत्नी से उनके 2 बेटे हैं, लेकिन पिछले 2 वर्षों से उनके बीच रिश्ता अच्छा नहीं था। जब पति पत्नी के बीच अक्सर विवाद चलता रहता था। झगड़ा झंझट से बचने के लिए वह अपनी पत्नी से परहेज करके रहता था। कारोबार के सिलसिले में वह अक्सर घर से बाहर रहता था। दोनों के बीच बात भी नहीं के बराबर होती थी। जब पति ने पुलिस को बताया है कि उसकी पत्नी पिछले कुछ माह से वह एक मोबाइल नंबर पर बातें करती थी, जब पूछने पर उसके बारे में कुछ नहीं बताती थी। जब पति ने दोनों के बीच प्रेम संबंध होने की आशंका जाहिर की। जब पुलिस को बताया है कि दोनों 5 नवंबर को पत्नी अपने पुत्र के साथ बाजार गई थी। बाजार से ही वह अपने प्रेमी के साथ भाग गई और आज तक नहीं लौटी है। दोस्तों, बिहार के सीतामढ़ी जिले के बथनाहा प्रखंड का बैरहा गांव फूलों की खेती से मिनी कोलकाता बन गया है। जहां लोग इसे मिनी कोलकाता कहकर के पुकारते हैं। बिहार की यहां बड़ी आबादी फूलों की खेती कर रही है। इससे सीतामढ़ी के लोगों को कोलकाता का रास्ता नहीं देखना पड़ रहा है, बल्कि फूल कई जिलों में अपनी खुशबू फैला रही है। पहले सीतामढ़ी और शिवहर का बाजार फूलों के लिए बंगाल पर निर्भर था। गेंदा के अलग अलग किस्म, गोगरा, रजनीगंधा की बड़े पैमाने पर खेती होने की वजह से बैरहा गाँव को मिनी कोलकाता के नाम से भी जानते हैं। यहाँ के फूलों की डिमांड दरभंगा, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, सीतामढ़ी, मोतिहारी, शिवहर और फिर पड़ोसी देश नेपाल तक है। इस गांव का रकबा करीब 40 एकड़ की है, जहां पर 30 एकड़ में फूल की खेती होती है। किसानों ने बताया है कि करीब 10 से 12 साल पहले तक ये लोग आम किसान की तरह ही पारंपरिक खेती करते थे, लेकिन फूलों की खेती का आइडिया पारंपरिक खेती से अलग कर दिया गया है। जब गाँव के किसान चेरी, गेंदा, चीनी, रजनीगंधा और फिर मोगरा की खेती करते हैं। इस खेती से कम 125 किसान जुड़े हुए हैं, जो फूल की खेती करके लाभ ले रहे हैं। जो किसान नंदलाल महतो, नवीन कुमार और फिर रमेश महतो समेत आधा दर्जन किसानों ने बताया है कि सबसे ज्यादा कमाई लगन और फिर त्योहार में होती है। लगन के समय तो 1 मिनट फुर्सत नहीं मिलती है। रिश्तेदार या फिर आसपास के गांव के लोग बुलाने पड़ते हैं। जब हर घर में फूल की खेती होती है तो फिर सब अपने अपने माला गुथते हैं। जैसे में डिमांड ज्यादा होती है तो फिर बाहर से आदमी बुला करके काम करा लेते हैं। ये किसानों ने कहा है कि 1 बीघा में लागत छोड़ करके 1 लाख रुपए की बचत हो जाती है, जो सब्जी या फिर अन्य फसल की खेती से अच्छा लाभ मिल देती है। दोस्तों, बिहार में 17 से 21 नवंबर तक पल्स पोलियो अभियान चलेगा। जहां बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि हमारा देश पोलियो मुक्त राष्ट्र घोषित हो चुका है। वर्तमान में हमारे 2 पड़ोसी देश अफगानिस्तान और पाकिस्तान में पोलियो वायरस का संक्रमण जारी है। इसको देखते हुए राज्य में 17 नवंबर से 21 नवंबर तक पल्स पोलियो अभियान संचालित किया जा रहा है। इस दौरान 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक दी जाएगी। यदि विश्व में यानी कि दुनिया में कहीं भी पोलियो के संक्रमण का खतरा बना रहेगा, उस प्रभाव से राज्य में भी पोलियो के वायरस आने का खतरा बना रहेगा। इस खतरे से बचाव के लिए उच्च गुणवत्ता वाले पोलियो अभियान का संचालन तथा नियमित टीकाकरण के अंशदान को 100% लाभार्थियों तक पहुंचाना आवश्यक है। मंगल पांडे ने कहा है कि पल्स पोलियो अभियान के सफल संचालन के लिए जिला टास्क फोर्स की बैठक करके संबंधित तैयारियों का जायजा लिया गया था। जहां अभियान के पूर्व सभी स्तर पर कार्यरत टीकाकर्मियों एवं पर्यवेक्षकों का 100% प्रशिक्षण भी पूर्ण किया जा चुका है। दोस्तों, बैंकों के नाम पर साइबर फ्रॉड करके भोले भाले लोगों से ठगी पर रोक लगाने के लिए आरबीआई ने बेहतर पहल किया है। जब बिहार सहित देश भर में बैंकों से कॉल या फिर संदेश 6 अंकों वाले नंबर से ही आएगी। जब भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ग्राहकों को साइबर धोखाधड़ी से बचाने के लिए नई पहल कर रहा है। वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक सहित विभिन्न बैंकों के अपने अपने नंबर है, जिनके ग्राहकों को फोन कॉल या फिर मैसेज भेजे जाते हैं। जहाँ इन नंबरों का साइबर फ्रॉड फायदा उठाने की कोशिश करते हैं और ग्राहकों के बीच भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं। बैंकिंग सूत्रों की माने तो 6 अंकों के नंबर के निर्धारण से इसके दुरुपयोग पर रोक लगेगी, जहां बैंकों के ग्राहक वास्तविक कॉल नंबर को पहचान कर सकेंगे। जहां रिजर्व बैंक के दिशा निर्देश पर सभी बैंकों की इसकी पहल की जाएगी। दोस्तों, बिहार के चूहों के कारण में लगातार सुर्खियों में आज यहाँ शव को कुतरने, शराब पीने के मामले के बाद अब एक और हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। जब पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल यानी कि एनएमसीएच में एक मरीज की आंख गायब मिली है, जिसे लेकर के डॉक्टरों ने कहा कि आंख चूहे लेकर चले गए हैं। दरअसल बिहार के पटना में गोली लगने से घायल एक व्यक्ति की सरकारी अस्पताल में उपचार कराने के दौरान जान चली गई। उसके बाद कुछ देर बाद उसकी एक आंख गायब हो गई। डॉक्टरों ने आंख कुतरने के लिए चूहों को दोषी ठहराया
तो हुए पर मृतक के परिवार वालों ने मामले में गड़बड़ी की आशंका जताई। जहां राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने मामले की जांच करते हुए लापरवाही के आरोप में 2 नर्सों को निलंबित कर दिया। अब ये मामला सोशल मीडिया पर सुर्खियां बनी हुई है। आपको बता दूं कि इस मामले पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि मामले की जांच उच्च स्तरीय समिति और फिर पुलिस द्वारा की जा रही है, लेकिन प्रारंभिक जांच के आधार पर विभाग ने 2 नर्सों को निलंबित करने का आदेश दिया है। ये नर्सें कथित घटना के समय ड्यूटी पर थी। नर्सों की ओर से लापरवाही के कारण निलंबन का आदेश दिया गया है। यहाँ मंत्री ने हालांकि नर्सों द्वारा कथित तौर पर की गई लापरवाही की प्रकृति के बारे में विस्तार से बताने से इनकार कर दिया है। कहा कि मेडिकल टीम और फिर पुलिस द्वारा जांच पूरी होने दीजिए, उसके बाद मामला सामने आएगा। दोस्तों, तेजस्वी यादव ने झारखंड में एक चुनाव प्रचार करने के दौरान बीजेपी पर जमकर के निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार बेरोजगारी और आवश्यक वस्तुओं के दाम बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है। जहां तेजस्वी यादव ने इसके साथ ही केंद्र की बीजेपी सरकार पर घृणा फैलाने का भी आरोप लगाया है, नफरत फैलाने का आरोप लगाया है। जी हाँ, तेजस्वी यादव ने कहा है कि केंद्र में बीजेपी सरकार की गलत नीतियों के कारण देश में बेरोजगारी और महंगाई बढ़ रही है। बीजेपी आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि को रोकने और रोजगार के अवसर बढ़ाने में नाकाम रही है। जब बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी राज्य में गैर बीजेपी सरकार को सत्ता से बाहर करने की साजिश करने में लगी है। इसके लिए वे ईडी और सीबीआई और फिर आयकर विभाग जैसे केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बीजेपी की सरकार ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और फिर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को जेल भेजा। उन्होंने कहा है कि अब वो मुझे भी जेल भेजने की कोशिश करने में लगी हुई है। तेजस्वी यादव ने आगे कहा है कि हम जेल जाने के नाम से डरने वाले नहीं हैं। जहां तेजस्वी यादव ने कहा है कि बीजेपी असल मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए हिंदू और फिर मुसलमान के नाम पर नफरत फैला रहे हैं। दोस्तों, बिहार के 7,221 स्कूलों के शिक्षकों को विभाग खोज रहा है। इन स्कूलों के शिक्षकों का विभागीय रिकॉर्ड में नाम ही नहीं है। यूडाइस की रिपोर्ट्स की समीक्षा से ये मामला खुला है। जहाँ समीक्षा के बाद मुजफ्फरपुर समेत 11 जिलों को विभाग ने येलो जोन में डाला है। इन जिलों के सबसे अधिक स्कूलों के शिक्षकों का रिकॉर्ड नहीं है। मुजफ्फरपुर में 4,100 में 686 स्कूल के शिक्षक का नाम नहीं है। यह निदेशक ने इन जिलों के अधिकारियों से जवाब मांगा है। विभाग ने निर्देश दिया है कि जिन शिक्षकों का रिकॉर्ड में नाम नहीं है उन्हें स्कूल में नहीं माना जाएगा। यूडाइस में छात्रों के साथ ही शिक्षकों का भी रिकॉर्ड देना है। इसमें स्कूलवार शिक्षकों का नाम, पता, जन्म तिथि, योगदान तिथि, शैक्षणिक प्रमाण पत्र के साथ ही अब तक किन स्कूलों में रहे हैं इनका भी ब्यौरा देना है। 7,221 स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने अपने यहाँ के एक भी शिक्षक का अब तक रिकॉर्ड दिया ही नहीं है। दोस्तों, बिहार में स्मार्ट मीटर वाले बकायेदारों की बिजली कटने की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। जिन उपभोक्ताओं के स्मार्ट मीटर का बैलेंस नेगेटिव हो गया है उनसे तुरंत रिचार्ज कराने का आग्रह किया गया है। आपको बता दूं कि दक्षिण और फिर उत्तर बिहार के शहरी इलाकों में करीब 5 लाख स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के पास अभी भी नेगेटिव बैलेंस है। बिहार बिजली स्मार्ट मीटर ऐप में सर्वर की समस्या 28 अक्टूबर से शुरू हुई थी, जिसके कारण पहले नेगेटिव बैलेंस होने के बावजूद भी कनेक्शन नहीं काटा जा सका था। 5 नवंबर तक ये समस्या हल हो गई थी। हालांकि ऐप की मरम्मत और फिर बैलेंस अपडेट के बाद भी कई उपभोक्ताओं ने अपना बकाया नहीं चुकाया है। नतीजतन बिजली कंपनी अब बकाया राशि वाले उपभोक्ताओं की बिजली काटने की प्रक्रिया शुरू करेगी। जब बकायेदारों की बिजली काटने का अभियान आधिकारिक तौर पर 1 दिसंबर से शुरू होगा। साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के जरिए रेवेन्यू अरविंद कुमार ने विभिन्न बिजली आपूर्ति क्षेत्रों और फिर डिवीजनों के इंजीनियरों को संबोधित एक पत्र के माध्यम से इस पहल की जानकारी दी है। यह कदम उपभोक्ताओं के बीच बकाया बिलों की समस्याओं को हल करने के प्रयास के तहत उठाया गया है। दोस्तों, बिहार के सहरसा में सदर अस्पताल भले ही सूबे का पहला मॉडल हॉस्पिटल बना है, लेकिन अभी भी ये अपनी लापरवाही की वजह से सुर्खियों में रहता है। अस्पताल प्रशासन और फिर कर्मियों की लापरवाही के कारण एक परसों पीड़िता को परसों कक्ष के बाहर खुले में बच्चों को जन्म देना पड़ा। ये मानवता को शर्मसार कर देने वाला घटना है। जब सदर अस्पताल में परसों करानी आई एक गर्भवती दर्द से कराती रही और उसने परसों वार्ड के सामने खुले आसमान के नीचे ही अस्पताल परिसर में ही बच्चे को जन्म दे दिया। इस बीच ड्यूटी पर मौजूद नर्स परसों वार्ड के भीतर मौजूद रही, जिसका वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहा है। परसों पीड़िता दर्द से करा रही थी और फिर मौजूद नर्स उन्हें टहलाने की बात कह करके अपने कर्तव्य की हथिश्री कर ली। इस बीच उसने परसों वार्ड के सामने अस्पताल परिसर में ही नवजात को जन्म दे दिया। इस दौरान एक भी अस्पताल कर्मी वहां पर मौजूद नहीं था। वहीं पर जब लोगों ने ड्यूटी पर मौजूद नर्स से लोगों ने सवाल किया तो फिर नर्स अपनी साख बचाने के लिए परिजनों पर ही भड़क गई और परसों पीड़िता मरीज को वार्ड में ही घूमने के लिए कहा गया था, लेकिन वे बाहर चले गई और फिर इसी दौरान उसकी डिलीवरी हो गई।
दोस्तों, अगर आप बिहार के रहने वाले हैं और बकरी पालन करना चाहते हैं तो आपके लिए बड़ी अच्छी खबर है, क्योंकि बिहार सरकार इस योजना के लिए 8 लाख रुपए तक की सब्सिडी दे रही है। जब बिहार सरकार स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चला रही है ताकि ग्रामीण क्षेत्र में युवाओं, किसानों और फिर पशुपालकों के लिए रोजगार के अवसर ज्यादा पैदा हो। इसी के तहत बिहार सरकार में पशु और डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज रिसोर्सेज बकरी फार्म योजना पर सब्सिडी दे रही है। इस योजना में सरकार की ओर से 1,21,000 रुपए से लेकर के 7,52,000 रुपए तक आर्थिक सहायता मिल रही है। आपको बता दूं कि जहानाबाद जिले में भी पशुपालक, किसान और फिर ग्रामीण इस योजना का लाभ ले सकते हैं। आपको बता दूं कि किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा, बेतिया, जहानाबाद, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर समेत कई जिलों के किसान इस योजना के तहत लाभ ले सकते हैं। भेड़ विकास योजना और फिर समेकित बकरी के तहत प्राइवेट सेक्टर में 20 बकरी और 1 बकरा, 40 बकरी और 2 बकरा और 100 बकरी और 5 बकरा के लिए फार्म स्थापित करने के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। बकरी फार्म स्थापित करने पर सरकार की ओर से सामान्य जाति के लोगों को 50% तक अनुदान मिलेगा। वहीं पर अनुसूचित जाति और फिर अनुसूचित जनजाति के लिए 60% तक सब्सिडी का लाभ लाभुकों को दिया जाएगा। क्या बिहार के अंदर शिक्षक बहाली को लेकर कि बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से जो दूसरे फेज जो की परीक्षा ली गई थी उसका पेपर लीक था? ये सवाल है। ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसको लेकर के अब एक बड़ा खुलासा हुआ है और फिर इसके बाद एक बार फिर से बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीसी पर सवाल उठना तय है। ऐसी चर्चा है कि इस पूरे मामले में 3 कोचिंग के संचालक भी शामिल है। दरअसल शिक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में ईओयू ने कोर्ट में चार्जशीट जमा कर दी है। अब जाँच रिपोर्ट में चौंकाने वाली जानकारी मिली है। इसमें यह भी कहा गया है कि माफियाओं ने TRI-2 पेपर भी लीक किया था। इसको लेकर के जब जानकारी ली गई थी तो फिर सभी लोग दंग रह गए कि आखिर इतना बड़ा कांड कैसे हुआ। जानकारी के मुताबिक TRI-2 का प्रश्न पत्र विभिन्न जिलों तक ढोने वाली गाड़ियों में एक पिकअप का चालक भोजपुर का शिवकांत सिंह था। दिसंबर में परीक्षा से पहले शिवकांत और फिर राहुल TRI-2 का प्रश्न पत्र लेकर के पटना से मोतिहारी के लिए निकला। शिवकांत ने बताया है कि सराय टोल टैक्स पहुंचने पर राहुल ने गाड़ी रुकवा दी। वहां पर बिहार सरकार लिखी हुई स्कॉर्पियो और फिर एक एल्ट्रोज कार आई। जब उससे 6 से 7 लोग उतरे, फिर पिकअप से प्रश्न पत्र वाला एक बॉक्स उतार करके स्कॉर्पियो में रख दिया। जब सुमित पिकअप में बैठ गया, स्कॉर्पियो और फिर एल्ट्रोज लगी हुई थी। जिसके बाद राहुल पिकअप से निकल गया। जब पेपर बॉक्स पिकअप में वापस रख दिया। इसके बाद शिवकांत और फिर सुमित पेपर लीक मुजफ्फरपुर से मोतिहारी DM ऑफिस के लिए निकल गए। इस तरह से पेपर लीक हुआ था। अब बिहार में जो भी सड़कें बनाई जाएगी वह अब लोगों से राय ली जाएगी। जी हाँ, नीतीश सरकार अब लोगों से राय लेगी, उसके बाद सड़कें बनाएगी। आपको बता दूं कि बिहार के लोग अपनी पसंद के अनुसार सड़कों का निर्माण करा सकेंगे। आम लोगों से मिले सुझाव के आधार पर बिहार में सड़कों का निर्माण और चौड़ीकरण होगा। पथ निर्माण विभाग जल्द ही इस पर क्रियान्वयन शुरू करेगा। लोगों से सुझाव लेने के लिए विभाग की ओर से जल्द ही मोबाइल नंबर जारी किया जाएगा। पथ निर्माण विभाग के अधिकारियों के अनुसार पिछले दिनों उप मुख्यमंत्री पथ निर्माण मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने समीक्षा बैठक की थी, जब उसमें उन्होंने विभागीय सड़कों की मौजूदा स्थिति पर नाराजगी जाहिर की थी। उन्होंने साफ कहा कि इंजीनियर और फिर एजेंसी के लोग मर्जी से सड़क बना रहे हैं। इसे देखते हुए ही उन्होंने सड़कों के निर्माण में लोगों से भी सुझाव लेने का निर्देश दिया है। विभाग ने तय कर दिया है कि उनके हर पथ के शुरू और फिर अंत में एक बोर्ड लगेगा, जो उस पर लिखा रहेगा कि पथ निर्माण विभाग आपका स्वागत करता है। साथ ही साथ आपके सुझाव का भी स्वागत है। सुझाव के लिए विभाग जल्द ही व्हाट्सएप नंबर जारी करेगा। विभाग के इस निर्देश के अनुसार अनुपालन को 3 मुख्य अभियंताओं को जिम्मेदारी दी गई है। दोस्तों, जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने बयान जारी करके कहा है कि स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की दिशा में नीतीश सरकार ने कई अहम कदम उठाए हैं, जिसका सकारात्मक असर आज बिहार के सुदूर ग्रामीण इलाकों में भी नजर आता है। उन्होंने कहा है कि साल 2005 तक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर प्रतिमाह औसतन महज 39 मरीज आते थे, जब वहीं पर वर्तमान में यह आंकड़ा बढ़ करके 11,000 से अधिक हो गई है। उमेश कुशवाहा ने कहा कि लालू राबड़ी के शासनकाल में बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था भगवान भरोसे थी, और प्राथमिक इलाज के लिए भी गरीबों को दूर दर भटकना पड़ता था। स्वास्थ्य व्यवस्था से संबंधित विषयों पर अनर्गल और अनावश्यक प्रलाप करने से पहले आरजेडी को अपना दौर जरूर याद करना चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा है कि लालू परिवार ने सरकारी अस्पतालों को लूट का अड्डा बना दिया था, जब बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को बीमार और बदहाल बनाने में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ा। जबकि नीतीश कुमार के शासनकाल में राज्य के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर माह 11,000 से अधिक मरीज आते हैं।
दोस्तों, बिहार में धर्मांतरण का धड़ल्ले से खेल चल रहा है। बक्सर के बाद अब एक और जगह पर ब्रेन वॉश किया जा रहा है प्रार्थना के जरिए। आपको बता दूं कि बिहार में धर्मांतरण का खेल कोई नया नहीं है, अक्सर इस तरीके के मामले सामने आते रहते हैं। हाल ही में बक्सर से एक तस्वीर सामने आई थी जिसमें हिंदू महिलाओं का सिंदूर गंगा में धुलवा करके उनका ईसाई धर्म में धर्मांतरण कराया जा रहा था। अब पूर्वी चंपारण की मोतिहारी में धर्मांतरण का खेल खेला जा रहा है। दरअसल बिहार के मोतिहारी जिला के ग्रामीण इलाकों में ईसाई मिशनरी की नई पाठशाला लगा करके गुपचुप तरीके से लोगों को प्रार्थना के नाम पर ब्रेन वॉश किया जा रहा है। यह पगड़ी दयाल अनुमंडल के सिरहा पंचायत में धर्मांतरण की पाठशाला चुपके लगाई जा रही है। इस पाठशाला अनुमंडल में मधुबन, चैता, कटास, मजार, भहुआ, राजपुर, तेतरिया सहित दर्जन गाँवों के दलित और फिर कमजोर वर्ग के लोगों को सॉफ्ट टारगेट किया जा रहा है। आपको बता दूं कि हर रविवार को विशेष प्रार्थना के नाम पर महिलाओं को, बच्चों को टेम्पो में बैठा करके लाया जा रहा है। यह गाँव के लोग बताते हैं कि पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन इन दिनों इस तरीके की गतिविधियां काफी बढ़ गई है और खास तौर पर ईसाई मिशनरी के गरीब, दलित, शोषित समाज के लोगों को लालच से देकर के ग्रामीण परिवेश की दलित और पिछले समाज की महिलाओं को ही टारगेट करके बुलाते हैं। जानकारी के अनुसार गाँव के ही उपेंद्र यादव, जो कि पेशे से डॉक्टर थे, उन्होंने सबसे पहले ईसाई धर्म ग्रहण किया और फिर अपने घर के बगल में ही 2 कट्ठा जमीन चर्च के नाम रजिस्टर कर दिया। उस जमीन में चर्च बना। जब उसके बाद अपने बेटे आनंद और फिर विजय को भी इसमें शामिल किया, जिसके बाद अब केवल सिरहा पंचायत के तकरीबन 20 से 25 लोग ही ने ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया है, जबकि अनुमंडल में ये संख्या 500 से ज्यादा हो गया है। दोस्तों, झारखंड में दूसरे फेज के चुनाव प्रचार का कल 18 नवंबर को आखिरी दिन था। झारखंड में जेडीयू एनडीए गठबंधन के अंदर 2 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। हालांकि जेडीयू के मुखिया और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार झारखंड में चुनाव प्रचार करने नहीं गए हैं। इसके पीछे आखिर क्या वजह है? क्या एनडीए में बिहार के बाहर नीतीश कुमार की पूछ नहीं है या फिर मामला कुछ और है? ये सवाल है। खैर, जो भी हो, लेकिन इस मुद्दे पर आरजेडी ने सवाल उठाए हैं, तो फिर वहीं पर जेडीयू ने भी जवाब दिया है। आरजेडी का कहना है कि नीतीश कुमार को झारखंड में पूछा ही नहीं गया है। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू और नीतीश कुमार झारखंड के अंदर 11 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन उन्हें 2 सीट देकर के उनकी उपेक्षा कर दी गई। जब भारतीय जनता पार्टी हो या फिर एनडीए के घटक दल के अन्य नेता उम्मीदवार, किसी ने भी नीतीश कुमार को झारखंड के अंदर चुनाव प्रचार के लिए नहीं बुलाया। झामुमो के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनेगी, ये तय है। आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी के बयान पर जेडीयू ने भी जवाब दिया है। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कहा कि बिहार में जिन 4 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं, वहां नीतीश कुमार ने चुनाव प्रचार किया है। झारखंड में जदयू संगठन ने चुनाव में काम किया है। जेडीयू के कई नेताओं ने और फिर केंद्रीय मंत्रियों ने झारखंड में प्रचार किया है। नीरज कुमार ने कहा है कि आरजेडी को सवाल पूछने का अधिकार नहीं है, उन्हें यह तो बताना चाहिए कि झारखंड के अंदर लालू प्रसाद यादव ने सिर्फ बेऊर जेल के उम्मीदवार और फिर बालू माफिया सुभाष यादव के लिए चुनाव प्रचार किया, लेकिन किसी और उम्मीदवार के लिए क्यों नहीं किया? आरजेडी को बताना चाहिए कि झारखंड में किसी आदिवासी या अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति को टिकट क्यों नहीं दिया। दोस्तों, ठंड के इस मौसम में बिहार के कई शहरों की हवा लगातार बिगड़ी हुई है। पटना, हाजीपुर और मुजफ्फरपुर समेत कई शहरों में पिछले कुछ दिनों से लगातार वायु गुणवत्ता सूचकांक बेहद चिंताजनक स्थिति में है। जहाँ केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार सुबह 9 बजे राजधानी पटना में AQI 350 है, ये बहुत खराब की श्रेणी में आता है। पटना की जहरीली होती हवा में लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया है। इसी तरह मुजफ्फरपुर में भी हवा बेहद खराब श्रेणी में है। यहाँ AQI 323 दर्ज किया गया है। सहरसा में पुलिस लाइन के पास सुबह हवा की स्थिति खराब रही, यहाँ AQI 221 दर्ज किया गया है। जब बिहार की पर्यटन स्थलों में से एक राजगीर की भी हवा बिगड़ी हुई है, यहाँ पर प्रदूषण खराब श्रेणी में है। AQI 278 दर्ज किया गया है। अररिया में हवा खराब श्रेणी में है, यहाँ AQI 292 दर्ज किया गया है। भागलपुर में भी हवा में प्रदूषण है और यहाँ AQI खराब है, यहाँ AQI 210 दर्ज किया गया है। बिहार शरीफ में AQI 250 है, जो कि खराब श्रेणी में आता है। बक्सर जिले में भी हवा खराब श्रेणी में है, यहाँ AQI 288 दर्ज किया गया है। छपरा में भी यही हालात है, यहाँ AQI सुबह 9 बजे 237 दर्ज किया गया। किशनगंज में AQI 227 दर्ज किया गया है। गया जिले में हवा में प्रदूषण मध्यम स्तर का है, यहाँ AQI सुबह 9 बजे 174 दर्ज किया गया है। पूर्णिया जिले में भी AQI 106 है, यहाँ भी हवा में प्रदूषण मध्यम श्रेणी में है। सिवान जिले में AQI 191 दर्ज किया गया है। सारण जिले में भी हवा में प्रदूषण मध्यम श्रेणी का ही है, यहाँ पर AQI 157 दर्ज किया गया है। इसी तरह समस्तीपुर जिले में भी AQI 129 है और प्रदूषण मध्यम स्तर का है।
दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार यात्रा पर उपेंद्र कुशवाहा हैं। आपको बता दूं कि उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए की मजबूती के लिए उनकी पार्टी सभी जिलों में जाकर के एनडीए कार्यकर्ताओं से फीडबैक ले रही है। अपनी बिहार यात्रा के क्रम में उपेंद्र कुशवाहा समस्तीपुर पहुंचे थे, जहां पर एनडीए कार्यकर्ताओं की ओर से जनसभा आयोजित की गई। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि सभा के अलावा एनडीए में शामिल सभी दल के कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाकर के भी बूथ स्तर तक की समस्याओं को दूर करने की कोशिश की जा रही है। जब बिहार में हुए विधानसभा उपचुनाव की सभी 4 सीटों पर जीत का दावा करते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि झारखंड और महाराष्ट्र में भी एनडीए बेहतर प्रदर्शन करने जा रही है। बिहार में बड़े आपराधिक घटनाओं पर चिंता जाहिर करते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि घटनाएं तो जरूर बड़ी है, लेकिन पुलिस मामले का जल्द उद्भेदन भी कर रही है। वहीं पर मणिपुर हिंसा मामले पर उपेंद्र कुशवाहा ने चिंता जाहिर की है, साथ ही उम्मीद जताई है कि वहां की राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर के इसका हल निकाल लेगी। जहरीली शराब से लोगों की जान जा रही है, इसको लेकर के लोगों को खुद जागरूक होने की सलाह देते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि शराब जहरीली हो चाहे शुद्ध, लेकिन इससे देर सवेर जान माल का नुकसान होना तय है। दोस्तों, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार की अध्यक्षता में अरण्य भवन स्थित कार्यालय कक्ष में बिहार राज्य जैव विविधता परिषद से संबंधित विषयों पर एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की आयोजित की गई। बैठक में जैव विविधता प्रबंधक समितियों की अद्यतन स्थिति, विरासत, वृक्षों और स्थलों की पहचान, शोध, अध्ययन और प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर चर्चा की गई है। मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने कहा कि जैव विविधता संरक्षण के लिए विभाग समर्पित है और सभी स्तरों पर समितियों की भूमिका को सशक्त बनाया जाएगा। उन्होंने विभागीय कार्यक्रमों में बीएमसी सदस्यों को शामिल करने और फिर प्रशिक्षण कार्य समयबद्ध तरीके से पूरा करने का निर्देश दिया है। जैव विविधता, विरासत, वृक्षों और फिर स्थलों के संरक्षण के साथ राज्य में जैव विविधता जागरूकता बढ़ाने और अनुसंधान को प्राथमिकता दी जाएगी। पर्यावरण संरक्षण को लेकर के विभाग की ये पहल बिहार को एक नई पहचान दिलाने में है। दोस्तों, बिहार में जमीन अधिग्रहण की समस्या को दूर करने के लिए बिहार सरकार द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में अब भूमि अधिग्रहण के लिए मुआवजे की दरों को हर साल 10% बढ़ाने का निर्णय लिया है, जो भूमि मालिकों को उचित और समयानुकूल मुआवजा प्रदान करेगा। यह खबर के अनुसार पहले तय मुआवजा की दरों में हर साल 10% की बढ़ोतरी से ये सुनिश्चित होगा कि भूमि मालिकों को वर्तमान बाजार दर के अनुसार मुआवजा मिले। इससे भूमि मालिकों को अपनी जमीन देने में हिचकिचाहट नहीं होगी और परियोजनाएं बिना अड़चन के समय पर पूरी हो सकेगी। आपको बता दें कि सड़क परियोजनाओं को गति देने के लिए कैमूर जिले से इस फैसले की शुरुआत हो रही है। इसके बाद ये नीति राज्य की अन्य परियोजनाओं पर भी लागू होगा। इसका मुख्य उद्देश्य सड़क परियोजनाओं को समय पर पूरा करना है, ताकि राज्य के सड़क नेटवर्क में सुधार किया जा सके। राज्य में लगभग 75 बड़ी योजनाएं इस समय केवल जमीन अधिग्रहण में आ रही समस्याओं के कारण रुकी हुई है। वहीं पर NHAI की ओर से परियोजनाओं की शुरुआत भी भूमि अधिग्रहण की वजह से रुक गई है। दोस्तों, बिहार के सरकारी स्कूलों में बच्चों को एमडीएम में गर्म दूध कब से मिलेगा, ये सवाल है। आपको बता दूं कि बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को स्वास्थ्य में सुधार के लिए मध्याह्न भोजन में गर्म दूध देने की योजना नीतीश सरकार ने बनाई थी, लेकिन अभी तक बच्चों को दूध देने में सहमति नहीं बन सकी है। जब बिहार के 44 प्रखंडों के प्रारंभिक स्कूलों में बच्चों को सप्ताह में 1 दिन गर्म दूध देने की योजना बनी थी, लेकिन वे अपने मुकाम तक नहीं पहुँच सकी है। इसको लेकर के शिक्षा विभाग का निर्णय था कि जुलाई 2024 से बच्चों को दूध मिलेगा। फिर इस योजना को शुरू करने की तिथि बढ़ा करके 15 अक्टूबर नवंबर की गई है, मगर इस पर कोई भी पहल अब तक नहीं हो रही है। शिक्षा विभाग ने निर्धारित किया था कि एनजीओ के माध्यम से दूध की आपूर्ति बच्चों तक कराई जाएगी। जब विभाग ने 1 दर्जन से अधिक स्वयंसेवी संस्थानों के माध्यम से शहरों में स्थित स्कूलों में दूध देने के कार्य योजना बनाई थी। संस्थाओं को जिला भी आवंटित कर दिया गया था, मगर अपरिहार्य कारणों से इस योजना को जुलाई में भी शुरू नहीं की गई। इसकी तिथि को आगे बढ़ा दिया गया। इसके बाद से इस योजना पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। नवंबर माह आधा बीत चुका है, लेकिन इस दिशा में कोई भी सार्थक पहल अब तक नहीं दिख रही है। दोस्तों, बिहार में शराबबंदी लागू है, ये तो आपको पता है, लेकिन क्या आपको पता है कि बिहार में पुलिस वालों के पास से ही शराब मिल रही है? आपको बता दूं कि सीएम नीतीश कुमार ने शराबबंदी कानून लागू करने के बाद जिन्हें इसकी रक्षा की जिम्मेदारी सौंपी थी, वो अब इसके भक्षक बनते दिख रहे हैं। जब बिहार पुलिस की इंटरी लिकर टास्क फोर्स के साथ कर्मियों को देसी और विदेशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया है। जो आरोप है कि वैशाली में दारोगा समेत 7 पुलिसकर्मी शराब पीने और बेचने के कार्य में संलिप्त थे। बताया जाता है कि वैशाली एसपी को गुप्त सूचना मिला था कि वैशाली जिले
के महुआ में तैनात ALTF 03 की आवासन स्थल पर शराबबंदी की धज्जियां उड़ाई जा रही है। यह सूचना के आधार पर विशेष टीम का गठन किया गया। जब वैशाली SP हरकिशोर राय खुद इस टीम का नेतृत्व कर रहे थे। जब सोमवार अहले सुबह पुलिस टीम छापेमारी करने पहुंची तो फिर दंग रह गई। जब पुलिस ने 32 लीटर देसी शराब और फिर 500 ml विदेशी शराब की बोतल बरामद किया। इसके बाद फौरन पुलिस टीम ने ALTF के दारोगा निसार अहमद, PTC मुकेश कुमार, सिपाही प्रिया रानी, होमगार्ड जवान महेश राय, राम प्रवेश सिंह, रत्नेश कुमार, चालक संतोष कुमार को SP ने गिरफ्तार करके महुआ थाना को सौंप दिया गया। वहीं पर वैशाली SP ने बताया है कि शराब पीने और बेचने की सूचना मिली थी। सूचना बताया गया है कि महुआ थाने की पुलिस FIR दर्ज करके सभी को जेल भेजने की कार्रवाई कर रही है। जब वैशाली SP हरकिशोर राय ने बताया है कि गुप्त सूचना मिली थी कि ALTF के कुछ कर्मी शराबबंदी कानून का उल्लंघन कर रही है। छापेमारी के बाद इनके आवास से शराब की खेप बरामद की है। आरोप है कि इन शराब को इन पुलिसकर्मियों के द्वारा अपने पीने और बेचने के लिए रखा गया था। जब मामले में 7 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। दोस्तों, आप भी मुफ्त राशन, बिजली, पानी या फिर कोई भी अन्य सरकारी सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं जो फ्री में दिया जा रहा है, तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि जल्द ही सरकार की ओर से सभी फ्री यानी कि मुफ्त की योजनाओं को बंद कर दिया जाएगा। इसको लेकर के बाकायदा अदालत की ओर से बड़ी बात कही गई है। दरअसल देश की सर्वोच्च अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका के जरिए मांग की गई है कि सभी मुफ्त योजनाओं को जल्द से जल्द बंद कर दिया जाए। यह सरकार की ओर से चलाई जा रही मुफ्त योजनाएं जैसे कि फ्री राशन, फ्री बिजली, फ्री बस सेवा या फिर रेल समेत कई योजनाओं को बंद करने की तैयारी की जा रही है। आपको बता दूं कि देश में चुनाव के वक्त राजनीतिक दलों की ओर से जनता को लुभाने के लिए फ्री योजनाओं का ऐलान किया जाता है। यह सरकार बनने पर जनता को ये सुविधा दी जाती है। इससे मतदाताओं को अपने पक्ष में करने में मदद मिल जाती है। यह सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिकाओं में सरकार की ओर से दी जा रही मुफ्त योजनाओं को एक रिश्वत के तौर पर बताया जा रहा है, जो राजनीतिक दलों की ओर से मतदाताओं को दी जा रही है। इससे चुनाव के दौरान अपने पक्ष में वोट करने में मदद मिलती है। ऐसे में याचिकाकर्ताओं की मांग है कि जल्द से जल्द इस मामले में सुनवाई हो और इन योजनाओं को तुरंत बंद कर दिया जाए। फ्री वाले योजनाओं को, जिसको भी फ्री मिल रहा है, कोई भी योजना नहीं दिया जाए। साथ ही आने वाले वक्त में चुनाव के दौरान कोई भी दल इस तरह की मुफ्त की योजनाओं का ऐलान नहीं कर सके। आपको बता दो कि देश में केंद्र सरकार की ओर से मुफ्त राशन योजना चलाई जा रही है। यह दावा किया जाता है कि इस योजना में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। इसके अलावा केंद्र राज्य सरकार की ओर से भी कई तरीके की योजनाओं के जरिए मुफ्त बिजली से लेकर के किसानों को कई तरीके की सब्सिडी दी जा रही है। इन योजनाओं का जिक्र चुनाव के दौरान किया जाता है। सरकारी योजनाओं के तहत लाडली बहना योजना हो या फिर लक्ष्मी भंडार योजना हो, ऐसे कई तरह की स्कीम में महिलाओं के खाते में एक निश्चित रकम भी जमा करने का दावा किया जा रहा है। चुनाव जीतने पर यह रकम जमा भी किया जा रहा है। इसके साथ ही युवाओं के लिए भी मुफ्त टैबलेट से लेकर के कई अन्य योजनाएं चलाई जाती है।